प्यारे बच्चों, अपन ने जो इससे पहले न्याय वाला चैप्टर पढ़ा है, राजनीति की मूल अवधारणा, उसी में ये सेकंड चैप्टर जो है ये भी राजनीति की मूल अवधारणा में ही है, शक्ति, सत्ता, वैधता। और इसके अंदर आज अपन इसको शक्ति को पढ़ेंगे। और शक्ति राजनीति की मूल अवधारणा रही है, शक्ति राजनीति की मूल अवधारणा रही है। इसमें शक्ति की पृष्ठभूमि सबसे पहले यदि अपन देखते हैं तो इस पृष्ठभूमि के अंदर प्राचीन भारतीय चिंतन के अनुसार इसके कुछ महान विचारक हुए हैं, जिनमें मनु, कौटिल्य, शुक्र आदि प्रमुख हैं। ऐसे ही यूरोपीय चिंतन के विचारक भी मैकियावली और टॉमस हॉब्स रहे हैं। आधुनिक राजनीति विज्ञान में जो चिंतन जिन्होंने किया है वो विचारक हैं, उनमें सबसे पहले अपन कह सकते हैं चार्ल्स मेरियम, कैटलिन, इसके अलावा दिया गया है लॉसवेल आदि प्रमुख रहे हैं। तो ये सबसे पहले अपन ये कह सकते हैं कि शक्ति जो है ये राजनीति की मूल अवधारणा है। और इसकी पृष्ठभूमि के बाद में सबसे पहले इसकी परिभाषा के रूप में अपन जानना चाहेंगे। और ये परिभाषा जो है उसके अंदर अलग अलग विचारकों ने अपने अनुसार दी गई है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि शक्ति एक अप्रकट स्थिति में होती है, बल एक प्रकट स्थिति में होता है। बल दिखाई देता है, शक्ति एक वो चीज़ होती है जो एक रूप से दिखाई नहीं देती है। ये रॉबर्ट बायर्स-टेड के अनुसार शक्ति बल प्रयोग की एक तरह से योग्यता है, और बल जो है वो प्रकट रूप से दिखाई देने वाली शक्ति है। इसके अलावा आर्गेन्स्की के शब्दों में अगर इसको करें अपन परिभाषित करने की कोशिश करें तो इसके अंदर बताया गया कि शक्ति दूसरे के आचरण को अपने व्यवहार से प्रभावित करने वाली चीज़ है। अर्थात अपनी जो प्रभाव हैं वो दूसरे व्यक्ति पर किस रूप से गिरते हैं और वो लक्ष्य को किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, ये शक्ति का एक दूसरा रूप है। इसी के अनुसार मैकाइवर के शब्दों में यदि कहें तो किसी भी व्यक्ति के अंतर्गत ऐसी क्षमता होती है जिसके द्वारा वो दूसरे से कोई भी काम करवाया जा सकता है उसके द्वारा। तो ये मैकाइवर ने अपने शब्दों में कहा है। इसके अलावा यदि अपन इस बिंदु पर विचार करें कि शक्ति और बल में अंतर क्या है, तो शक्ति एक तरह से प्रच्छन्न और अप्रकट अर्थात दिखाई नहीं देने वाली चीज़ है, और बल दिखाई देने वाली चीज़ है। इसका उदाहरण स्वरूप अपन देखें एक बार तो जैसे पुलिस के पास अपराधी को अपराध करने से रोकने की शक्ति होती है, और यदि वह किसी अपराधी को शारीरिक या आर्थिक दंड देता है तो ये बल है। यदि उसके किसी कानून के रूप में किसी नियम के अनुसार अपराधी को डर महसूस होता है और उसकी वजह से वो कोई गलत काम नहीं कर रहा है, तो ये तो शक्ति हो गई। इसके अलावा यदि वह दंड देता है और अपराधी को शारीरिक या आर्थिक कोई सा दंड भी दे तो ये एक तरह से बल है। ऐसे ही शक्ति और प्रभाव में अंतर, शक्ति दमनात्मक होती है जबकि प्रभाव एक तरह से मनोवैज्ञानिक होता है। शक्ति में किसी के द्वारा काम लिया जा सकता है, लेकिन जो प्रभाव होता है वो एक मनोवैज्ञानिक होता है कि अपन ने किस रूप में कार्य किया और अपना प्रभाव अन्य समूह या लोगों पे छोड़ा, और उसके अनुसार यदि वो कार्य कर रहे हैं तो ये प्रभाव के रूप अंतर्गत आता है। तो ये दोनों शक्ति और बल में अंतर और शक्ति और प्रभाव में अंतर हुआ। शक्ति के अब ये अगला बिंदु जो अपन इस चैप्टर में देख पाएंगे वो ये है कि शक्ति के विविध रूप कौन कौन से हैं। तो इसके अंदर देखिए राजनीतिक शक्ति है पहला बिंदु, दूसरा है आर्थिक शक्ति, कह सकते हैं एक विचार धारात्मक शक्ति भी होता है। राजनीतिक जो शक्ति होती है उसमें प्रयोग करने पर एक तरह से इसके औपचारिक अंग हैं, जैसे कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, व्यवस्थापिका है, ये तो इसके औपचारिक अंग हैं। कुछ इसके औपचारिक समूह भी होते हैं, या यूं कहें जैसे दबाव समूह, कोई छोटे मोटे ऐसे समूह होते हैं जब भी कोई सत्ता में सरकार किसी भी दल की हो तो वो अपना दबाव बनाकर कार्य करते हैं। तो ये शक्ति है, उनका प्रभुत्व होता है और वो किसी भी दल पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं जिसकी वजह से वो कार्य करवाते हैं। इसके अलावा जैसे राजनीतिक दल है, यदि बहुमत के रूप में आता है तो वो अपनी विचारधारा के अनुसार शासन चलाता है और अपने प्रभाव से वो जनता के द्वारा जनता का विकास भी करता है और जनता से कार्य भी करवाता है।
तो ये दबाव समूह, राजनीतिक दल, इसके अलावा कुछ एक इसमें पहलू मैं ये भी कहूँगा कि राजनीतिक शक्ति में जो प्रभावशाली लोग होते हैं वो अपनी शक्ति के बल पर अपने अनुसार सरकार से कार्य करवाते हैं, ये भी एक इसमें शामिल है। दूसरा बिंदु है आर्थिक पहलू। ये बहुत ही विस्तारित रूप से मैं ये कहना चाहूँगा इसके अंदर कि आज भी अपन देख रहे हैं, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी ये चीज़ साबित हो रही है कि जो वर्ग या व्यक्ति आर्थिक रूप से प्रबुद्ध होता है, संपन्न होता है, वो इसमें शासन को भी प्रभावित करता है, यानी राजनीति को भी प्रभावित करता है। अर्थात जो आर्थिक रूप से संपन्न होता है वही राजनीति में सक्षम है। इसके अलावा जो तीसरा बिंदु है विचारधारात्मक, तो विचारधारात्मक के अंदर अपन ये कह सकते हैं कि वह समूह जिसके आधार पर हमारा जो दृष्टिकोण होता है उसके अनुसार कार्य करवाना, ये भी एक शक्ति का रूप ही है। जैसे कोई भी दल है, उसकी विचारधारा किस प्रकार की है और उसके अनुसार वो अगर राज्य में कार्य करवाता है तो वो निश्चित रूप से ये अपन कह सकते हैं कि उसके विचार को दृष्टिकोण के अनुसार आगे बढ़ता है। लेकिन इसमें जो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आ रही है वो है शक्ति संरचना के सिद्धांत। और ये शक्ति संरचना के जो सिद्धांत हैं, 4 सिद्धांत बताए गए हैं। सबसे पहला है वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत। वर्ग प्रभुत्व का जो सिद्धांत है ये मार्क्सवादी की देन है, मार्क्सवादियों की देन है। आर्थिक आधार पर समाज के 2 विरोधी वर्ग बट जाते हैं। अपने समाज में एक वर्ग नहीं होकर यदि आर्थिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो 2 वर्ग होते हैं, एक बुजुर्गा वर्ग होता है और दूसरा होता है सर्वहारा वर्ग। बुजुर्गा वर्ग जो होता है वो अपने आप में आर्थिक रूप से संपन्न होता है और जो सर्वहारा वर्ग होता है वो बिल्कुल सामान्य होता है। तो ऐसी स्थिति में वर्ग प्रभुत्व का मतलब जो आर्थिक रूप से संपन्न है वो अपने आप में सामान्य वर्ग पर एक तरह से एकाधिकार कर लेता है और उसको उसके अनुसार कार्य करना पड़ता है। दूसरा है विशिष्ट वर्गीय। विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत जो दिया गया है इसमें समाज शक्ति के आधार पे इसमें भी 2 वर्गों में बटा हुआ है, एक विशिष्ट वर्ग और एक सामान्य वर्ग। जो अपना प्रभाव रखता है अधिक वो विशिष्ट वर्ग हो गया, जो उसके अनुसार कार्य करता है वो सामान्य वर्ग हो गया। नारीवादी सिद्धांत, ये यूरोपीय देशों में भी काफ़ी इसके आंदोलन हुए हैं। तो नारीवादी सिद्धांत के अंदर अपन ये कह सकते हैं कि जैसे समाज के अंदर आज भी संपूर्ण शक्ति पुरुष के पास होती है, पुरुषों के पास जब शक्ति होती है तो उसका उपयोग वो नारी पर जरूर करते हैं, यानी उसको पालना करवाने के लिए वो अपना हुक्म एक तरह से अपन साधारण बोलचाल की भाषा में